तो मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं एवं बबुआ और बबुनी को सुप्रभात, है ना। अब आप लोग जान रहे हो कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोगों ने स्वर वर्ण के भेदों का अध्ययन विस्तार पूर्वक किया था। तो आज के क्लास में हम लोग व्यंजन वर्ण के भेदों का क्या करेंगे, व्याख्यानात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का सेशन मैं यहीं से प्रारंभ करता हूं, है ना। तो आज का जो हमारा सबसे पहला ये है, क्या है, व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद, है ना। तो आप सबको मैं सर्वप्रथम यह बतला दूं कि व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, है ना। व्यंजन वर्ण को हम लोग कितने भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हो, तो व्यंजन वर्ण को हम 3 भागों में बांटते हैं। स्पष्टता ज्यादा नोक झोंक नहीं करना है, हमें बस सीधे शब्दों में समझना है कि व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद, 3 भेद। पहला भेद क्या है, तो पहले मैं लिख देता हूं, व्यंजन के मुख्यतः भेद होते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया है कि आपका नोट्स जितना अच्छा होगा, आपके परीक्षा के परिणाम के उतने अच्छा यानी या बेहतर होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो बहू आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बनाने का कार्य जारी रखो। तो हमारा जो सबसे पहला भेद है, उस भेद का नाम है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा जो है आपका, वह है ऊष्म व्यंजन। है ना। तो सर्वप्रथम हम एक एक करके क्या करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। पहला स्पर्श व्यंजन। देखिए मैंने व्यंजन लिखा है, अर्थात आप वर्ण भी लगा सकते हो, आप लगा सकते हो स्पर्श व्यंजन वर्ण। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ स्पर्श व्यंजन लिखा, तो आप भी स्पर्श व्यंजन ही लिखो, आपको किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। तो बाबू मेरे और बबूनी लोग, आप जान लो कि वह व्यंजन वर्ण जो हमारे उच्चारण स्थान की रगड़ के पश्चात जो है उत्पन्न होता है, यानी वह व्यंजन वर्ण जो हमारे कंठ यानी हमारे उच्चारण स्थान में कंठ, तालु, मुद्दा, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है, उस व्यंजन वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। एकदम क्लियर है, कोई भी दुविधा आपके मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण
कंठ तालु मुद्धा दंत या ओष्ठ से होता है। ओष्ठ से होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, हिंदी व्याकरण में इसकी कुल संख्या 25 है और इसे हम 5 वर्गों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। अब वो 5 वर्ग कौन कौन सा है? तो आप से पहला वर्ग है क वर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंघों को रखा गया है और इन 5 वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। तो क वर्ग का उच्चारण कंठ, क वर्ग का उच्चारण कंठ। बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए गौ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आसान सा ट्रिक है कि आप क वर्ग का उच्चारण स्थान याद रखो, क वर्ग कंठ, है ना। उसके पश्चात आता है बाबू लोग मेरा च वर्ग। क्या आएगा हमारा? च वर्ग। च, छ, ज, झ, य, है ना। और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, है ना। इसके पश्चात ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य न। उच्चारण स्थान मुद्धा, त, थ, द, ध, मूर्धन्य न, है ना। कंठ तालु मुद्धा दंत और अंत में है प वर्ग, प, ह, ब, भ, म, ओष्ठ। तो याद रखने की आसान से ट्रिक है, कंठ तालु मुद्धा दंत ओष्ठ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। अब चलिए इसके पश्चात जो इसकी संख्या कितनी है, आप संख्या हमेशा लिखते जाओगे। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया है, प्रथम कक्षा से ही मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि आप संख्या अपनी इच्छा से लिखते जाओगे। इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 25। दूसरा आपका है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अब भाई अंतःस्थ व्यंजन वर्ण हम किसको कहेंगे? तो वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, अर्थात नाक और मुख दोनों के मेल से जब किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा तो उस व्यंजन वर्ण को हम लोग अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के नाम से जानेंगे। तो लिख दूं मैं, वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण
नासिका से होता है। उसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या आएगा हमारा, तो यो, रो, लो और व। यो, रो, लो, व, ये चारों क्या है, तो बबुआ अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। आपको अच्छे से याद रखना है। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो सिर्फ 4 है। इसके पश्चात अब हम किसके बारे में जानेंगे, हमारा जो तीसरा रह गया वह है ऊष्म व्यंजन वर्ण। तीसरा क्या है बबुआ, ऊष्म वर्ण, है ना। अब एक सवाल बनता है कि सर ऊष्म व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे, तो ऊष्म व्यंजन वर्ण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जो है, या जिसका उच्चारण सभी उच्चारण स्थानों के रगड़ से उत्पन्न ध्वनि से होता है, या जब सभी उच्चारण स्थान आपस में रगड़ खाते हैं, तो रगड़ खाने के पश्चात जो ऊष्मा निकलती है और उस ऊष्मा से जिस व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है उसे ही हम ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। याद रखिए, आप अच्छी तरह से समझो। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करो, मैं आपको और भी कई विधियों से समझा सकता हूं, लेकिन आप कमेंट करो, आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। बगैर पढ़े, बगैर ज्ञान के आज के दौर में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते हो। बाबू आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आप अपने अभिभावक की उम्मीद हो। आपके अभिभावकों ने आपके लिए एक बहुत बड़ा त्याग किया है। यदि आप इस त्याग के लिए परिश्रम नहीं करते हो तो उनका यह सारा त्याग बेकार रह जाएगा, जिसके कर्मों की सजा हमें बाद में भुगतनी होगी। तो मेरा आप सभी तमाम छात्रों से आग्रह है, अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आप परिश्रम करो और आप जल्द से जल्द सफल होकर आओ, है ना। तो चलिए उस व्यंजन वर्ण लिख लेते हैं। वह व्यंजन वर्ण जो उच्चारण स्थानों के रगड़ से उत्पन्न ध्वनि से होता है। उसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत आप लिखोगे तालवी सौ, मूर्धन सौ, दंत सौ और ह, और इसकी भी संख्या कितनी है, 4। तो हमारा जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण कितना हो गया हो, अब यहां ध्यान दो सारे
स्पर्श व्यंजन, इसकी कुल संख्या हो गई 25। आपने जाना अंतःस्थ व्यंजन, इसकी कुल संख्या है 4 और अंत में है ऊष्म व्यंजन, जिसकी भी संख्या है 4। तो कुल व्यंजन वर्ण 33। और आपको याद रखना है इन्हीं 33 को हम मूल व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल व्यंजन वर्ण। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है। तो आज हमारा व्यंजन वर्ण भी समाप्त हो गया। इसी के साथ मैं आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। फिर हम एक नए सेशन के साथ अगले कक्षा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।